हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जहां पर हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। राइट, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने रियलाइजेशन से रिलेटेड किस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं डिसोल्यूशन के दौरान, वो हमने सीखा था। और आज हम करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट इस पार्ट में। मैं आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करती हूँ। बस आप ये याद रखें कि जो रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो जितनी भी हम एसेट्स को बेचते हैं या जितनी भी हमारी डेट्स हैं उससे जो भी गेन या लॉस आता है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट अ नॉमिनल अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट का स्पेसिमेन है, तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें डालनी होंगी डेबिट साइड में, क्या क्या चीज़ें हमें डालनी होंगी क्रेडिट साइड में, और किस तरीके से हम प्रॉफिट या गेन को फाइंड आउट करेंगे कि कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स होती हैं हमारी वो सब हमें ट्रांसफ़र करनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। रियलाइजेशन अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इस अकाउंट को उसे डेबिट साइड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड जो अकाउंट का होता है उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। राइट, हमें सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को हम ट्रांसफ़र करेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को भी ट्रांसफ़र करेंगे। उसके अलावा फर्नीचर को ट्रांसफ़र करेंगे, स्टॉक को ट्रांसफ़र करेंगे, डेटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, गुडविल को ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। ये जितनी भी हैं ये सब क्या हैं, ये सब हमारी एसेट्स हैं और इन सभी एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, और जो भी हमारी इन एसेट्स के अगेंस्ट कोई रिजर्व है या लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाय बैंक लोन। तो यहाँ पर हम सारी की सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हमने सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया। एसेट्स के अगेंस्ट कुछ रिजर्व्स जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो हम लिखते हैं, और लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद जितनी भी एसेट्स हमने ट्रांसफ़र की हैं हम उनको रियलाइज़ करते हैं। तो रियलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, यही एसेट्स जो हैं उनको रियलाइजेशन करने के लिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश और बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज़ करेंगे तो वो यहाँ लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज़ करेंगे वो हम लिखेंगे, फर्नीचर हम रियलाइज़ करेंगे वो हम लिखेंगे, स्टॉक रियलाइज़ करेंगे वो हम लिखेंगे, डेटर्स रियलाइज़ करेंगे वो हम लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ करेंगे वो हम लिखेंगे। यदि बैड डेट रिकवर्ड होता है, इन सब चीज़ों से हमें पैसा रिसीव होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश और बाय बैंक। जब हमारी एसेट्स रियलाइज्ड हो जाती हैं उसके बाद जो भी हमारा पैसा हमें रिसीव होता है, हमारी जितनी भी आउटस्टैंडिंग और आउटसाइडर्स जो लाइबिलिटीज़ हैं हम उनको पे करते हैं, सेटल्ड करते हैं, तो यहाँ पर हम उनको लिखेंगे यहाँ पे टू कैश और टू बैंक करके। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की पेमेंट करना, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, इन सब की हम पेमेंट करेंगे। क्लियर हो गया? तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, हमने पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को यहाँ पर रियलाइज्ड किया, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ फिर हमने वहाँ से इसको पेमेंट कर दी लाइबिलिटीज़ को। क्लियर हो गया? एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास जो बचता है वो है, यदि कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो वो हम पे करेंगे टू कैश या बैंक करके जाएगा। उसके अलावा यदि कोई एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो बियर हो रहा है, पे किया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, कोई भी पार्टनर हो सकता है, ABC जो भी होगा उसका पर्टिकुलर नाम लिख लेंगे। और अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया, किसी ने एसेट टेकन किया है, तो उस पार्टनर को क्रेडिट में कर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी उसने एसेट टेक ओवर किया है वो। उसके बाद आप दोनों साइड का टोटल करोगे। राइट, दोनों साइड का टोटल करने के बाद यदि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में शॉर्ट आता है, फॉल आता है, शॉर्टफॉल आता है, तो ये गेन होता है रियलाइजेशन का, प्रॉफिट होता है, ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियोज में बढ़ जाएगा। क्लियर है?
और यदि डेबिट साइड शॉर्ट ना होके क्रेडिट साइड शॉर्ट होती है तो जितना भी लॉस होगा वो लॉस में आएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, एंड अगेन ये सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। डेबिट साइड में ये सारी चीज़ें, क्रेडिट साइड में ये सारी चीज़ें, और इस अकाउंट से जो हम डिटरमाइन करते हैं वो गेन ऑन रियलाइजेशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है, शांति और सत्या वो पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। दो पार्टनर हैं शांति और सत्या, दोनों का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग वो 4:1 है। 31 मार्च 2023 में उनकी जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से गिवन है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है 45,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है 40,000 का, सत्या का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में गिवन है 65,000, और दोनों की कैपिटल गिवन है 2 लाख 1 लाख, टोटल 3 लाख। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया बैलेंस शीट का 4,50,000। एसेट साइड में हमें बैंक गिवन है 55,000, डेटर्स गिवन है 60,000, स्टॉक गिवन है 85,000, गुडविल गिवन है 60,000, फर्नीचर गिवन है 1 लाख एंड मशीनरी गिवन है 70,000, और शांति का करंट अकाउंट गिवन है 20,000, एंड अगेन द टोटल इज 4,50,000. This is the balance sheet. Okay. Now, firm dissolved हुई. Shanti took 40% of the stock at 10% less than its book value. शांति ने स्टॉक की वैल्यू को टुक ओवर किया 40% और 10% उसकी बुक वैल्यू से उसको कम में लिया, एंड बाकी का जो भी रिमेनिंग स्टॉक बच गया उसने उसको 40,000 में बेच दिया। एंड आफ्टर दैट स्टॉक के बाद जो फर्नीचर रियलाइज हुआ वो 80,000 से रियलाइज हुआ। आफ्टरवर्ड्स अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो कि सोल्ड कर दी गई 20,000 रुपये में, डेटर्स को रियलाइज किया गया 55,000 में, एंड देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 वॉज पेड, और एक आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर के लिए जिसको 19,000 रुपये उसके लिए पे किए गए थे। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफ़र ऑल द एसेट्स, हमें सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन थी, वी हैव गिवन द डेटर्स, स्टॉक, गुडविल, furniture, machinery, all these already given in the balance sheet, so we have to transfer that. तो realization account में we are transferring debtors to debtors, that is 60,000, and stock 85,000 is also transferred. Goodwill 60,000, again it is also transferred in the realization account, and furniture of rupees 1 lakh already transferred now. मशीनरी अकाउंट 70,000, इसको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। उसके अलावा बैंक अकाउंट था हमें क्वेश्चन में, वो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। डेटर, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, हमने इसको ट्रांसफ़र किया। लाइबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर्स गिवन थे 45,000 के, वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन था कि शांति ने 40% स्टॉक 10% लेस देन उसकी बुक वैल्यू से टुक ओवर किया। तो टुक ओवर की एंट्री हमें पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी शांतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि यहाँ पे हम जब टुक ओवर का लिखेंगे तो पार्टनर का नाम लिख सकते हैं बाय शांतिज कैपिटल, जो स्टॉक उसने टेक ओवर किया। ये अमाउंट कैसे आया? स्टॉक की जो वैल्यू थी वो थी 85,000 की, जिसमें से 40% शांति टुक ओवर कर रही है। तो इसका 40% निकालेंगे हम, इसका 40% आ जाएगा 4 5 20, 4 8 32, 34,000, एंड इसमें से भी आपको 10% लेस करना है, राइट। तो आपका कितना आ गया? 3,400। इसको आप माइनस कीजिए,
30,600। तो इस तरीके से 30,600 अमाउंट आया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 85,000। कितना टुक ओवर हो रहा है, 40%। 40% निकाला तो कितना आया, 34,000। अब उसमें से भी जो बुक वैल्यू है उसका 10% लेस उसने टुक ओवर किया, तो 34,000 का 10% कितना आया, 3400 आया। 34,000 में से 3400 माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आया, 30,600। तो ये हमारा बाय शांतिज कैपिटल अकाउंट करके जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक उन्होंने टुक ओवर किया। अब बाकी का कितना बच गया वो रियलाइज्ड होगा। तो उन्होंने लिखा है कि जो रिमेनिंग स्टॉक था वो सोल्ड कर दिया गया 40,000 का, इसीलिए बाय बैंक करके जो स्टॉक है बैलेंस 40,000 आपने लिख दिया। फर्नीचर रियलाइज्ड हुआ था 80,000, तो हमने फर्नीचर भी लिख दिया 80,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था जो कि 20,000 को बेच दिया गया 20,000 से, तो बाय बैंक में इन्वेस्टमेंट में भी 20,000 रुपये लिख दिया। जो डेटर्स रियलाइज्ड हुए थे वो हुए थे 55,000 के, तो वो भी हमने कर दिया, राइट। लेकिन यहाँ पर मशीनरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि मशीनरी को क्या करना है। अगर आप देखें क्वेश्चन में तो मशीनरी आपको गिवन है, मशीनरी में आपको कितना गिवन है, मशीनरी आपको गिवन है 70,000 की, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मशीनरी की रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर टेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम उसको उसकी बुक वैल्यू पर ही रियलाइज्ड करते हैं। यही रीज़न है कि जो मशीनरी की जो बुक वैल्यू 70,000 हमें गिवन थी, हमने एज इट इज़ उसको रियलाइज करना है। क्लियर है, क्योंकि वो एक टेंजिबल एसेट है। मशीनरी एक टेंजिबल एसेट है जिसे देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अगर उनकी कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं होती है तो उस केस में उनकी जो रियलाइज्ड वैल्यू हम लेंगे वो निल लेंगे, जैसा कि गुडविल। इसीलिए यहाँ पर गुडविल को रियलाइज नहीं किया गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यूज़ भी गिवन है, लेकिन गुडविल की वैल्यूज़ के अलावा भी हम उसको यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि गुडविल क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो इसीलिए उसकी रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसीलिए इंटेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू अगर गिवन नहीं होगी तो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू हम निल लेते हैं, और गुडविल को इसीलिए यहाँ पे रियलाइज नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि मशीनरी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है अपनी, वो एक टेंजिबल एसेट है, इसीलिए मशीनरी को रियलाइज करेंगे हम। तो हमारा जो मशीनरी जो 70,000 आया वो इसी वजह से आया है। क्लियर हो गया। तो 30,600 कहाँ से आया हमें पता है। रियलाइज में स्टॉक का बैलेंस ले लिया, फर्नीचर ले लिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, मशीनरी ले ली, डेटर्स ले लिया, और ये जो एसेट्स थी इनको तो हमने ट्रांसफ़र कर ही दिया था। उसके अलावा अब हमें लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करना है। लाइबिलिटीज़ हमारे पास सिर्फ 45,000 ही थे, तो 45,000 हमने क्रेडिटर लिख दिया। अब हमें उसकी पेमेंट करनी है, लेकिन हमें एक और एडजस्टमेंट गिवन थी, और उसमें लिखा था कि देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 वॉज पेड। एक आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर का जो कि पे किया गया 19,000 रुपये। तो इसीलिए टू बैंक करके जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बिल 19,000 पे करेंगे, और ये जो क्रेडिटर है इसकी भी पेमेंट हो जाएगी, तो वो कितना हो गया 64,000। अब हमें डिटरमाइन करना है प्रॉफिट या लॉस। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे प्रॉफिट है कि लॉस है। उसके लिए हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में हमें डेबिट साइड का टोटल करना है। हमने 60,000, 85,000, 60,000, 1,00,000, 70,000, 64,000 इन सबको जोड़ा तो हमारा आया 4,39,000। क्लियर है। 4,39,000 में से हमने 2,65,000 को माइनस करना है, 30,600 को माइनस करना है, 45,000 को भी माइनस करना है। जो आपका बैलेंसिंग फिगर बच गया 98,400, इसको हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके ओल्ड रेशियो में करना है। एंड ओल्ड रेशियो इज़ 4:1। तो 4:1 है, तो अब आप क्या करोगे, आप 98,000 को मल्टीप्लाई करोगे 4/5 से, तो आपका आएगा 78,720। ठीक है। फिर आप करोगे 98,400 को मल्टीप्लाई 1/5 से, तो आपका आएगा 19,680। इस तरीके से ये लॉस पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
तीन पार्टनर हैं ए बी सी, और उनका जो रेशियो है वो 2:1:1 है. A, B, C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:1, and their balance sheet as at 31st March 2023 was as follows. हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है बैलेंस शीट में? हमें लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है 50,000 के, एंड देयर कैपिटल्स आर 80,000, 80,000, 60,000, and the total of these partners capital now becomes 2,20,000. The total of the liability side is 2,70,000. एसेट साइड में हमें गुडविल दिया है 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 80,000, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 56,000, कार दिया है 54,000, डेटर्स दिए हैं 48,000, कैश दिया है 2,000, एंड द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड इज अगेन 2,70,000. सो दिस इज द बैलेंस शीट. ओके, नाउ द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड एंड द एसेट रियलाइज्ड. फर्म डिजॉल्व हो गई और एसेट को रियलाइज़ किया गया. जो गुडविल है वो रियलाइज्ड हुई तो पैसे मिले 20,000 रुपये. लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड हुई तो पैसे मिले 94,000. कार को रियलाइज़ किया गया तो अमाउंट रिसीव हुआ 28,000. एंड जो डेटर्स था बुक वैल्यू जो भी थी उसका 50% रियलाइज्ड हुआ, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 2,000. यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में खाली रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना. Along with the realization account, you are preparing the capitals account of the partners and cash account to close the books. Is it clear? So this is the balance sheet. ABC are the partner. Ratio is 2:1:1, and these are the some adjustments. Now we have to prepare realization account. After that capital account, and after that cash account. Okay? तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. राइट, चलिए. सो दिस इज़ आवर रियलाइजेशन अकाउंट. क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं दोबारा से आपको बोल देती हूँ, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम फिर उसके बाद क्वेश्चन को करें. ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ आपको सारी चीज़ें गिवन है, एसेट्स में क्या क्या है, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन करें तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए. राइट, चलिए अब देख लेते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में अगेन हमें सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है. तो हमने क्या लिखा रियलाइजेशन अकाउंट में? डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स. सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या चीज़ें गिवन थी? हमें गुडविल गिवन था 30,000 का, हमने उसको ट्रांसफ़र किया टू गुडविल 30,000. हमें लैंड एंड बिल्डिंग गिवन थी, वो भी हमने ट्रांसफ़र किया 80,000. हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन था विच इज़ 56,000. कार गिवन था 48,000. डेटर्स हमें गिवन थे 48,000. ठीक है, कार 54,000, डेटर्स 48,000. कैश हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, कैश के लिए हमें कैश अकाउंट बनाना होगा. एंड लाइबिलिटी साइड में सिर्फ क्रेडिटर्स थे 50,000 के, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है, जब हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उन एसेट्स को रियलाइज करते हैं. तो रियलाइज करने के लिए हमने बाय कैश लिखा. हमने क्या क्या चीज़ें रियलाइज की? हमने गुडविल को रियलाइज किया. गुडविल रियलाइज्ड 20,000 से हुई थी, 30,000 की वैल्यू थी, लेकिन बिकने पर हमें कितने पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं? 20,000. लैंड एंड बिल्डिंग पहले 80,000 की थी, लेकिन रियलाइज के बाद वो बिकी 94,000 में. प्लांट एंड मशीनरी 56,000 था, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम मान लेंगे कि इसको हमने इतनी ही वैल्यू पर रियलाइज़ किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यदि कभी कोई टेंजिबल एसेट है और उसके रियलाइजेशन की हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो जो उसकी बुक वैल्यू होती है उसी बुक वैल्यू पर उसको रियलाइज़ कर दिया जाता है. कार की वैल्यू 54,000 थी, लेकिन रियलाइज हुई 28,000 में, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश में कार में 28,000 लिख दिया. एंड डेटर्स थे 48,000 के, लेकिन अगेन रियलाइजेशन के दौरान कहा गया कि जो डेटर्स हैं उसकी 50% बुक वैल्यू रियलाइज्ड हो गई. तो 48,000 जो है हमारा, 48,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 50% से तो हमारा कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा. यानी कि ये 24,000 रियलाइज्ड हो गया. तो हमने एसेट्स भी ट्रांसफ़र कर दिए डेबिट साइड में, लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर दी क्रेडिट साइड में, एंड क्रेडिट साइड में जो भी एसेट्स हैं हमने उनको भी रियलाइज्ड कर दिया. एसेट्स लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को रियलाइज्ड किया. एंड रियलाइज्ड करने के बाद हमें क्या करना है? हमें इस लाइबिलिटी की पेमेंट भी करनी है. तो अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी
तो भी हमें उसे पे करना है आउटसाइडर लाइबिलिटी को। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी को टू कैश करके हमने 50,000 पेमेंट कर दी। उसके अलावा एडजस्टमेंट में एक पॉइंट और गिवन था जहाँ पे कहा गया था कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो 2000 से हैं, तो डेफिनेटली ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। फॉर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू कैश करके 2000 लिख देंगे, राइट। अब हमने इस अकाउंट को टैली करना है, तो हमने डेबिट साइड को टोटल किया तो कितना आया 2,68,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000, इन तीनों को जोड़ के आया 3,20,000। 3,20,000 में से आपने 2,22,000 को माइनस किया, 50,000 को माइनस किया, आपका जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आया 48,000। अब ये जो लॉस हमने डिटरमाइन किया है 48,000 का, ये हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC में, उनके रेशियो में, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इनका जो रेशियो है वो है 2:1:1। तो हम क्या लिखेंगे 2/4 मल्टीप्लाई में 48,000, तो हमारा कितना आ जाएगा 24,000। क्लियर हो गया। अगर अब हमें 12,000 निकालना है दोनों का, B और C का, तो हम क्या करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई में 48,000, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पार्टनर्स का लॉस भी डिटरमाइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी हमें सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कैपिटल अकाउंट की, वो हमने सीधे सीधे ट्रांसफ़र करनी होती है। तो हमें ये कैपिटल गिवन है 80,000, 80,000, 60,000, यही हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उधर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD 80,000, 80,000 एंड 60,000, ओके। और जो हमें लॉस हुआ रियलाइजेशन का वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। और जितनी भी चीज़ें हम पार्टनर्स को देते हैं वो हम क्रेडिट करते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमें पार्टनर्स से लेनी होती है या हम चार्ज करते हैं उसे हम डेबिट करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट जब प्रिपेयर किया गया तो उसमें हमें पता लगा, हमने डिटरमाइन किया कि हमें प्रॉफिट नहीं, हमें लॉस हुआ है। तो लॉस भी बियर होगा, कौन, पार्टनर्स को देंगे हम। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ABC का जो भी निकल के आया पर्टिकुलर शेयर, वो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रियलाइजेशन लॉस ना होके रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, राइट। और बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि वो आपने पार्टनर्स को देना है। डेबिट साइड में वो चीज़ें होती हैं जो हम उनसे चार्ज करते हैं, हमें उनसे लेना होता है। क्लियर हो गया। तो अगर आप इस फॉर्मेट में देखें तो इस फॉर्मेट में आपने क्या समझा, आपने ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र किया, जो रियलाइजेशन का लॉस था वो आपने डाला, एंड उसके बाद अब आपने बैलेंसिंग फिगर निकालना है कि कितना पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इज इट क्लियर? तो टोटलिंग कैसे करेंगे हम, ए का हमने क्रेडिट साइड का टोटल देखा 80,000 आया, डेबिट साइड में 24,000 है, हमने 80,000 में से 24,000 को माइनस कर दिया। 80,000 में से 24,000 को हमने माइनस किया तो हमारा कितना आया 56,000 आया। ये फाइनल पेमेंट है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो आपने टू कैश करके ए को पेमेंट कर दिया, सॉरी टू कैश करके आपने जो चार्ज करना था आपने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, टू कैश 56,000। क्लियर हो गया। ऐसे आप बी का भी निकालेंगे और सी का भी निकालेंगे। बी का क्रेडिट साइड में कितना है 80,000 है, क्लियर। एंड आफ्टर दैट डेबिट में कितना है 12,000 है। तो 80,000 में से आपने 12,000 को माइनस किया तो कितना आया 68,000 आया। तो आपने ये 68,000 आपने इधर लिख दिया, ये फाइनल पेमेंट है। अब उसके बाद हम सी का भी निकालेंगे। सी का टोटल कितना है 60,000 है, और अगेन डेबिट में कितना है 12,000 है। 60,000 में से 12,000 माइनस हुआ तो कितना बचा 48,000 बचा। ये 48,000 टू कैश करके आप लिख देंगे। तो हमने क्या क्या बना लिया, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, और अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस तरीके से बनेगा वो भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। हम अगर देखें क्वेश्चन में सबसे ऊपर हमें जो कैश बैलेंस गिवन था, हमें कितना कैश बैलेंस गिवन है 2,000 गिवन है। तो क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस होता है तो हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस BD लिखेंगे। तो हमने कैश अकाउंट में टू बैलेंस BD लिख दिया 2,000, ठीक है। हमने कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन की थी या ऐसी कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें गिवन थी जहाँ पर हमारा
कैश या तो बढ़ रहा था या घट रहा था। हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया था, ठीक है, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट भी की थी और हमें एसेट से रियलाइज्ड भी हुआ था। तो हमें अमाउंट कौन कौन सा रिसीव हुआ था रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे। हमने ये सारी एसेट्स बेची थी, तब जाके हमारे पास पैसा आया था 2,22,000 का एसेट को रियलाइज़ करने के बाद। तो 2,22,000 हम यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन करके 2,22,000 जो हमें एसेट रिसीव्ड हुई। और ओपनिंग बैलेंस तो हमें 2,000 पता ही था, बैलेंस शीट में हमें गिवन था। तो 2,22,000 में हम 2,000 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,24,000। तो ये तो हमारी डेबिट साइड में आ गया। अब उसके बाद हमने कौन कौन से खर्चे किए थे, कौन कौन सी पेमेंट की थी, वो भी हमें देखना है। तो अगर आप ऊपर देखो, हमने क्रेडिटर की पेमेंट की हुई है 50,000 से और रियलाइजेशन का खर्चा भी है 2,000 का। तो ये हमने कैश अकाउंट में लिखना ही होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय रियलाइजेशन करके, ये क्रेडिटर्स पेमेंट थी 50,000 एंड बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस करके 2,000 हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस था। क्लियर है। डेबिट साइड का टोटल कितना है, 2,24,000। 2,24,000 में से हमने माइनस करना है 52,000 को, इन दोनों को। तो 52,000 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 52,000 को हमने माइनस किया और उसके साथ साथ इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल जब टोटल करेंगे तो 2,24,000 ही आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि उसके अलावा हमें और भी कोई चीज़ गिवन है, फाइनल पेमेंट भी गिवन है। अगर आप देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू कैश में लिखा हुआ है फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट में क्या लिखा है, ए में लिखा है 56,000, बी में लिखा है 68,000 और सी में लिखा है 48,000। तो डेफिनेटली हमने इसको भी ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम अभी आप माइनस करोगे तो बैलेंस नील का ही आएगा। फिर आप बाय ए लिखोगे 56,000, बाय बी लिखोगे 68,000, बाय सी लिखोगे 48,000, ठीक है। जब आप 2,24,000 में से आप इन सबको माइनस कर दोगे ना, तो आपका बैलेंस नील बचेगा, यानी कि दोनों टैली हो रहे हैं। क्लियर हो गया। दोनों साइड का आप टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल आपका 2,24,000 ही आ रहा है। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। क्लियर है।